कौन सा ये कनेक्ट कर दे। थोड़ी देर से 10-15 मिनट से सेटल होने दे, इसकी ज़रूरत नहीं है, रहने दे, फालतू में पसारा मत कर। Yes. So very good morning to every one of you all. Good morning all my virtual students also. तो आज हम लोग एक्चुअली टॉपिक की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे लॉ का मतलब क्या होता है। बिकॉज देखो अब लिटरली आपकी सीए की जर्नी में लॉ और अकाउंट्स ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो तीनों भी स्टेजेस में कवर्ड है। फाउंडेशन में भी लॉ और अकाउंट्स है, इंटर में भी आपको लॉ और अकाउंट्स है, और सीए फाइनल में भी आपको लॉ है एज अ सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल जो आपको क्लियर करना जरूरी होता है बिफोर गिविंग योर सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। तो बेसिकली तीनों भी स्टेजेस पे आपको लॉ ये सब्जेक्ट तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको जिंदगी बितानी है, जीना है, खाना है, पीना है लॉ के साथ, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि लॉ ये शब्द का मतलब क्या होता है और क्या सारे एलिमेंट्स लॉ में कवर्ड होते हैं, और एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, कौन सा ब्रॉडर टर्म है, कौन सा नैरोअर टर्म है, ये सारी चीजों को हम आज समझने वाले हैं। सो टुडे इज गोइंग टू बी द वेरी बेसिक लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज नेसेसरी बिकॉज दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं एक्ट चालू कर दूं वो सही बात नहीं होगी। जैसे आप जानते हो लॉ इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू ऑल। आप लोगों ने अभी तक लॉ का एल भी नहीं देखा है, सो यू हैव नो आइडिया आप लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। तो वैसे अच्छी बात है ये, बिकॉज इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। तो अच्छी बात है, आपको नहीं पता है और ना ही पता चले तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कैसे धीरे धीरे करके हल्का सा डोज में आपको देती जाऊंगी, कब आपको इंजेक्शन लग जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बच्चा कैसे वो मेंटली प्रिपेयर, अरे मैथ्स बैंड यार अभी तक समझा ही नहीं, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों सिखाया गया था हमें, आज तक मेरे को नहीं समझ में आया है कि इसका क्या क्या सेंस है। साइन थीटा करा है आप लोगों ने, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, आज तक जिंदगी में तो मेरे को वो कभी काम में आया नहीं, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया ये हमने क्यों सीखा है। बट देखो जहां तक लॉ की बात है, लॉ इज अ वेरी प्रैक्टिकल पेपर। कोई भी थियोरी अगर आता है, देखो हम कहते हैं लॉ इज अ थियोरी पेपर, बट मैं आपको बताना चाहती हूं अगर कोई थियोरी आया है, थियोरी के पीछे कुछ प्रैक्टिकल हुआ होगा जिसकी वजह से ये थियोरी बना है। ऐसा नहीं होता है कि चलो यार टाइम है, बहुत ही टाइम है, टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है तो लिख दिया कानून, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो कांड हुआ है या कुछ तो बात हुई है जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट को या सरकार को लगा है कि नहीं इस एरिया में हमें रूल्स रेगुलेशंस बनाना जरूरी है, हमें कानून बनाना जरूरी है, और उसके बाद उन्होंने कानून जो है वो बनाना शुरू किया और ऐसे करके लॉ का इन्वेंशन हुआ। इनिशियली बहुत जमाने पहले से लॉ नहीं था, बट एज एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट अरोज हमने कानून भी बनाना चालू कर दिया। देखो ना, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 में आया, खैर उसके पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके भी पहले कंपनीज एक्ट 1913 था जब ब्रिटिशर्स केम इनटू इंडिया टू डू बिजनेस। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ही बिजनेस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पता है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना है? तो बेसिकली कंपनी फॉर्म तब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ कुछ समय पहले, ज्यादा भी नहीं, 2008 में वी इंट्रोड्यूस्ड एलएलपीज। तो जैसे जैसे जमाना बदलते गया ना, वैसे जमाना बदलते जमाने के साथ
हमने कानून भी बनाना शुरू कर दिया। पहले सोल प्रोप्राइटरीशिप हुआ करते थे, फिर पार्टनरशिप होने लग गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आने लग गई, फिर कंपनी का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाया, हम लोगों ने आविष्कार किया और कंपनी और पार्टनरशिप को मिला के एक नया एंटिटी बनाया विच इज नोन एज द LLP। तो जैसे जैसे जमाना बदलते गया, लोग बिजनेस करते गए। अब देखो, जहां बिजनेस एसोसिएटेड है, अब आप जानते हो कुछ लोग होते ही है जो कांड करने वाले हैं। 100 में से 99 अच्छे हैं, बट वो एक बंदा है जो कांड करेगा और लोगों की मेंटालिटी पूरी खराब कर देगा और लोगों का विश्वास कम होने लग जाएगा। अब ऐसे केस में जब ऐसे कांड कर, जैसे आज के जमाने के लोग तो चोरी है, ऐसा ही आपने कितने स्कैंडल्स देखे नहीं आप लोगों ने? आप लोगों ने अगर सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, सुब्रत रॉय सहारा के बारे में सुना है आपने? लोनावाला में एक है एम्बे वैली सिटी, नहीं, सुब्रत रॉय सहारा। सत्यम कंप्यूटर्स, कुछ सुना है आप लोगों ने? मेरे को पता है एक चीज, मेरे को पता है एक पर्सन जिसको आप जानोगे। अच्छा, हर्षद मेहता, तो उसने तो स्टॉक एक्सचेंज में काम किया था। हम तो यहाँ पे कंपनीज की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये बराबर बता रहा था आपको। हमने तो नाम भी नहीं कहा और आपने पहचान लिया। आपने इस रंगीन आदमी के बारे में सुना होगा, देखा होगा। सुब्रत रॉय सहारा बोले तो नहीं कुछ नहीं पता। सत्यम कंप्यूटर्स नहीं कुछ, ये बराबर आपको समझ में आ गया। तो आप लोग जानते हो कि ये जो रंगीन इंसान है, ओके, इन्होंने भी इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैंडल किया था और बहुत लोगों को लूटा है, इंक्लूडिंग द कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, एवरीवन। ही हैज लूटेड द कंट्री एंड नाउ ही इज मतलब उड़ गया वो एंड ही इज इन UK, लंदन में मजे कर रहा है बंदा। ठीक है, अब आप बताओ, ऐसे ये ध्यान से देखो इस चेहरे को, ये ऐसे लोगों की वजह से ना लोगों का जो विश्वास है वो कानून पे कम होने लग गया है। और देखो, जब ऐसा स्कैंडल बाहर आता है ना, क्या होता है, हम भी अभी, जनता जो है बहुत इनोसेंट है, हम इन लोगों को दोषी नहीं ठहराएंगे कि ये गलत इंसान है। या रामलिंग राजू, आपने सुना है? रामलिंग राजू इज दैट पर्सन हु डिड द स्कैंडल इन सत्यम कंप्यूटर्स। ये देखो, ये बंदा रामलिंग राजू, this person was involved in a scandal of Satyam Computers. Okay, it's an IT based company which has been taken over by Mahindra right now, but yes, यहाँ पे भी एक बड़ा स्कैंडल हुआ था। इस स्कैंडल के बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बट देखो, ये वो व्यक्ति है जिसने गवर्नमेंट को इंस्पिरेशन दिया कि अब कंपनीज एक्ट 1956 हटाओ और कंपनीज एक्ट 2013 लाओ। क्योंकि सच में कंपनीज एक्ट जब 1956 बना था ना, तब लॉ मेकर समझते थे कि देश की जनता बहुत भोली है और ऐसे कुछ स्कैंडल और ऐसे कुछ कांड हो गए नहीं। फिर एक दो ऐसे किस्से, विजय माल्या के, सुब्रत रॉय सहारा के, रामलिंग राजू, सत्यम ग्रुप का, ये जो सत्यम ग्रुप का जो स्कैंडल हुआ था, ये सारे स्कैंडल आने के बाद देखो जनता, आप सोचो, आपने शेयर 300 रुपए में लिया है, 300 रुपए का आपका एक शेयर, उसका दाम 27 रुपए, 27 रुपीज। आप सोचो, आप इन्वेस्ट करते हो इस इंटेंशन से कि आपको रिटर्न मिले, रिटर्न तो गया बाहर में, आपका पैसा जो डाला गया है वो भी नहीं बाहर निकल रहा है। 300 रुपए का आप शेयर, आप सोच लो, उसकी कीमत 10% हो रही है। 10% रिटर्न नहीं, 10% वैल्यू हो रही है। 100 की वैल्यू 10 रुपए हो रही है, मतलब फॉर एवरी 10 रुपीज दैट यू इन्वेस्टेड, यू आर ओनली गेटिंग बैक 10 रुपीज। तो ये जब सब निकला बाहर, शेयर होल्डर से लेकर, इन्वेस्टर से लेकर, एम्प्लॉय से लेकर, कस्टमर से लेकर, सब लोग परेशान थे। और तब हम लोगों ने रामलिंग राजू को दोषी नहीं ठहराया, जनता स्ट्रेट अवे उंगली उठाने लग गई सरकार पे कि आप क्या कर रहे थे मोदी जी? सबका साथ सबका विकास बोला था आपने, ये क्या हो रहा है? जवाब दीजिए हमें। तो ऐसे केस में देखो, इट्स अ प्रेशर, टू मच प्रेशर इवन ऑन द गवर्नमेंट, और इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने सारे एक्शंस लिए सो दैट
what it could do is it could change the laws relating to companies. और फिर हमने निर्मला सीतारमण को, पता है निर्मला सीतारमण, देखो मैं आपको बताती हूं, मोदी जी जो है वो अकेले देश नहीं चला सकते. सुनो मेरी बात, मैं बहुत प्रैक्टिकली लॉ पढ़ाती हूं, आपको मजा आ जाएगा. ओके मोदी जी अकेले जो है ना वो देश नहीं चला सकते हैं. देश चलाने के लिए उनको अपनी पूरी फौज लगती है, पूरी टीम लगती है. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मतलब पार्लियामेंट का सिस्टम ही ऐसा है, हमने देश को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है. और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है इंडिया में, जैसे कि मिनिस्ट्रीज हम उसको कहते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आप में से कोई जानता है मिनिस्ट्रीज के नाम? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और बस इतना ही जानते हो आप लोग? कम ऑन गाइस, सिविक्स में क्या पढ़ा है आप लोगों ने? क्या पढ़ा है? क्या बोल रहे हैं? इस नेट को क्या हो गया? ये देखो, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है इंडिया में. मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ, ये मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दिख रहा है आपको. फिर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, फाइनेंस, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. किसी ने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अमित शाह को तो आपने देखा होगा, अपने मोटे भाई. फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. हमने देश को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है और हर डिपार्टमेंट के अपने हेड है. आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज निर्मला सीतारमण, because yes, not only finance, she is also the head of Ministry of Corporate Affairs. Finance की तो वो head है ही. Along with that, she is also the head of the Ministry of Corporate Affairs. एक तो आपको दिख रहा है ये Ministry of Finance, उनकी हेड आपको दिख रहा है ये. आपने कभी इनकी स्पीच भी सुनी होगी. मैम नेटफ्लिक्स से फुर्सत नहीं मिली, क्या बताया अभी आपको. ये हाँ, बजट वाले दिन आपको इनका चेहरा दिखा होगा. सो निर्मला सीतारमण, शी इज अ पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट एंड अ ब्रिलियंट पर्सन, एंड शी इज द हेड ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स. वन इज दिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड अलोंग विद दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका इनकम टैक्स एक्ट आता है, ठीक है, जो आप इंटर में पढ़ने वाले हो. और उसके साथ साथ आपको यहां पे कहीं कॉर्पोरेट अफेयर्स दिख रहा होगा, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी हेड यही बंदी है, इज निर्मला सीतारमण. तो देखो, जैसे ये सत्यम का कांड हुआ, ओके, क्या हुआ, मोदी जी पे प्रेशर आ गया, एंड नाउ लोगों ने भी बोलना चालू किया कि आपकी ऐसी किसी सरकार है. इतना पता नहीं चला सरकार को कि ऐसा कुछ स्कैंडल हो रहा है, ऐसा कुछ कांड हो रहा है, और मतलब खड़े खड़े लग गई हमारी. आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया. ऐसा कैसा एक्ट बनाया आपने, ऐसे कैसे आपके रूल्स रेगुलेशंस है जो जनता को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए. तब सरकार ने सोचा अब 1956 एक्ट बंद, अब हमें एक नया कानून बनाना है. तो अब देखो, मोदी जी इज नॉट एन एक्सपर्ट इन मेकिंग लॉस, ठीक है. अब मोदी जी ने क्या किया, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनकी जो हेड है निर्मला सीतारमण, उनको बोला कि आप कंपनी से रिलेटेड कोई नया कानून बनाइए. आप कंपनी से रिलेटेड कोई नया कानून बनाइए. आप ऐसा सोच के एक्ट बनाओ कि आज के जमाने के लोग ना चोरी है. हमारा 1956 का जमाना गया, अब लोग बदल रहे, चालाक हो रहे, चालाक ब्रो, चालाक.
बहुत चालाक हो रहे हैं, और अब कानून भी उस हिसाब से बदलना जरूरी हो गया है। तो आप ऐसा कानून बनाओ जो ज्यादा कंजर्वेटिव है, ओके, और जनता को प्रोटेक्ट करे। और बिलीव मी, कानून ऐसा ही बनाया गया है। यू नो, आज के टाइम पे आप लोग पढ़ने वाले हो, आपके सिलेबस में है, देयर इज सेक्शन नंबर 7 अंडर द कंपनीज एक्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। एज अ फर्स्ट डायरेक्टर एंड एज अ फर्स्ट मेंबर आप डिक्लेयर करते हो, मतलब एक्चुअली देयर इज अ डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन में लिखा है कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी नहीं की है इन रिलेटिंग टू एनी इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी इन द लास्ट 5 years। आप अगर ये डिक्लेरेशन देने के काबिल हो तो ही हम आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का मौका देंगे। आप बताओ, रामलिंग राजू, विजय माल्या, क्या वो ये डिक्लेरेशन दे पाएंगे? तो वो ये कंपनीज एक्ट में कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे। मतलब आप सोचो ना, मेंटालिटी क्या हमने सच में चेंज की है जब कानून बनाया है। पहले ऐसा थोड़ी ना था कि डिक्लेयर करो कि मैं चोर नहीं हूं फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने देंगे। ये इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आप डिक्लेरेशन दो तभी आप एलिजिबल हो डायरेक्टर बनने के लिए या फर्स्ट सब्सक्राइबर बनने के लिए ऑफ दैट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो क्या हुआ, मोदी जी ने निर्मला सीतारमन को बोला। ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमन की भी अपनी पूरी टीम है उस मिनिस्ट्री में, और वो लोगों ने सबने मिलकर, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये वो लोग हैं उस मिनिस्ट्री में जिनको कंपनीज का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है। उन लोगों से हमने ये टीम बनाई है। उन लोगों को हमने कहा कि अब आप कंपनी से रिलेटेड कोई नया कानून बनाइए, और ऐसे करके इन लोगों ने एक ड्राफ्ट बनाया। ऑफ कोर्स ये तुरंत एक्ट नहीं बनता है, आज तो ये स्कैंडल हुआ है, ये कांड हुआ है, तो मोदी जी ने निर्मला सीतारमन को बताया है कि नाउ इट इज हाई टाइम, हमें एक नया कानून बनाना पड़ेगा कंपनी से रिलेटेड। आप बनाना शुरू तो करो, रफली लिखना तो शुरू करो, फिर 19-20 बातें होती रहेगी। एक आप शुरू करोगे तो फ्लो भी बनेगा, रिदम भी बनेगा, और धीरे धीरे करके चेंजेस समझ में आएंगे, और जो फाइनल करना है हम करेंगे। ऐसे करके उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, और यही ड्राफ्ट जो है, देखो यही आपको दिख रहा है ना, हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो हु इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? यस, निर्मला सीतारमन। तो यही निर्मला सीतारमन ने अपने टीम मेंबर्स के साथ, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक्सपर्ट है, एक ड्राफ्ट बनाया विच इज गोइंग टू बी द प्रपोज्ड एक्ट। अभी वो एक्ट नहीं है, वो सिर्फ क्या है, ड्राफ्ट। मतलब समझते ना, समथिंग दैट इज नॉट फाइनल। ओके, सो ड्राफ्ट बनाया है, यही ड्राफ्ट ले डाउन किया जाएगा इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। Tell me which are both the houses of the parliament? Lok Sabha and Rajya Sabha. तो both the houses of parliament में आप इस ड्राफ्ट को पेश करोगे, एंड इवेंचुअली जब दोनों भी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट पास हो जाएगा, देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। और उनके पास जाने के बाद जब वो अपना कंसेंट देते हैं, तब जाके इवेंचुअली आपका ड्राफ्ट जो है वो बन जाता है एन एक्ट। अब आज हम उसको कहेंगे दैट दिस इज एन एक्ट। बट मुझे बताओ, ये एक्ट बना है, ये तो लोकसभा राज्यसभा के लोगों को पता है, क्या आम जनता को इस बारे में पता है? आम जनता को कैसे पता चलेगा? नॉट मीडिया, मीडिया है बट मीडिया ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पब्लिकेशन को कहते हैं एज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सुना है इस बारे में? जैसे आप लोगों के लिए सोशल मीडिया है, इफ यू आर कमिटेड, ये कमिटमेंट आपका कब ऑथेंटिकेट होगा? जब आपने सोशल मीडिया में आपका स्टेटस कमिटेड डाला है, तब तक आप कमिटेड नहीं हो। ऐसा ही होता है ना आज के जमाने में। तो अगर सोशल मीडिया पे नहीं है मतलब सीरियस नहीं हो आप। अगर सोशल मीडिया पे डाला, हाँ मतलब एकदम सीरियस।
तो वैसी बात है, ये एक्ट बन तो गया है, बट ये एक्ट के बारे में जनता को कैसे पता चलेगा? थ्रू द ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन विच इज, कौन बातें कर रहा है? बातें मत करो। ओके, विच इज नोन एज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। मैं बताती हूं आपको प्रैक्टिकली। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ द गैजेट ऑफ इंडिया। देखो, दिस इज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ये कल के डेट्स के, देखो कुछ तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ तो पब्लिकेशन लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कुछ नोटिफिकेशंस लाए हैं। दिख रहा है क्या आप लोगों को? सो यहां पे जब आप पब्लिश करते हो तब आपको एक्चुअली समझ में आता है कि ये सारी चीजें पार्लियामेंट में पास हुई है, पार्लियामेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट ने इसको अपना कंसेंट दिया है, और फिर इवेंचुअली जो भी नोटिफिकेशन में डेट लिखी होती है उस दिन से ये कानून जो है वो आपको एप्लीकेबल होना शुरू हो जाता है। उसी को हम लीगल भाषा में कहते हैं एज एन एक्ट। क्या कहते हैं? एक्ट। एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ, एक्ट बनने के प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है? क्या बनता है? एक ड्राफ्ट बनता है जो कंसर्न मिनिस्ट्री का हेड बनाता है। तो जैसे अगर इनकम टैक्स एक्ट बनाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगा। अगर कंपनीज एक्ट बनाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए लिखा है ना मैंने, एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक ड्राफ्ट बनाते हैं। This draft will be laid down in both the houses of the parliament. पार्लियामेंट में आप जानते हो लोकसभा राज्यसभा, यानी रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी है। आपको वहां पे सॉरी ये भी दिखेंगे। कौन? राहुल गांधी। आई जस्ट फॉरगॉट द लेक्चर इज ऑन यूट्यूब। राहुल गांधी भी दिखेंगे आपको, साथ साथ में आपको अमित शाह भी दिखेंगे, सारे लोग, ममता बनर्जी भी दिखेगी, सारे लोग आपको दिखेंगे, सारा स्मृति ईरानी भी दिखेगी। सारा तमाशा हो रहा है, लोग गले मिल रहे, किस कर रहे, बेंचेस पछाड़ रहे, सारा तामझाम यहां पर हो रहा है। ओके, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास इट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात नहीं है। यस, और ऑपोजिशन पार्टी नाम ही कहा है, ऑपोजिशन करना ही उनका काम है। बट वंस इट इज पास्ड in both the houses of the parliament, it will go to the president of India, and once the president gives the consent, it will become an act. और यही एक्ट को कहां पे पब्लिश करोगे? ऑफिशियल गैजेट। और उस ऑफिशियल गैजेट की नोटिफिकेशन की वजह से आपको और मेरे जैसे लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा कुछ कानून अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस। तो आ जाओ आपके नोटबुक्स में। कल आपने टॉपिक्स कौन से उस बारे में आपने लिखा था। अब एक नए पेज पे आ जाइए और हेडिंग दीजिए, हाउ इज एन एक्ट मेड। वर्चुअल किड्स, आप लोगों ने भी लिखना है। कम ऑन गाइस, लिखो, हाउ इज एन एक्ट मेड। अब एक नए लिखा, हाउ इज एन एक्ट मेड, और ये लिख लो फिर अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ड्राफ्ट बनेगा। ड्राफ्ट कंसर्न मिनिस्ट्री के हेड और उनकी टीममेट्स बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच एक्ट इट इज। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एवरीवन हैज अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ? गुड।
फिर ड्राफ्ट बनने के बाद इट विल बी प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. Once it is passed in both the houses of the parliament, it will go to the President of India. And then it will become an act. इतना लिख लिया ना आप लोगों ने? Virtual students, are you all done with the writing part? नीचे लिखिए, आप उसके नीचे लिखिए. Once an act is made, once an act is made, it is published in the official gazette. It is published in the official gazette. देखो, मैं वो जो सत्यम का स्कैंडल के बारे में बात कर रही थी ना, लिखा ना आप लोगों ने? अमर सुनना, एसी की स्पीड थोड़ी सी कम करना, बहुत ठंडा हो रहा है. इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार चेक कर ले फिर जा. ये जो सत्यम का मैं स्कैंडल की बात कर रही थी कि क्यों कंपनीज एक्ट आया है. देखो, हम लोग कंपनीज एक्ट शुरू करने वाले कुछ दिनों में, मतलब अगले ही लेक्चर में. बट व्हाट इज रिटन इन द कंपनीज एक्ट वो तो हर टीचर पढ़ाता है. बट व्हाट से ज्यादा वी शुड नो व्हाई आर वी स्टडीइंग द कंपनीज एक्ट. इसीलिए आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है. एक्ट क्या है, लॉ क्या है, व्हाई कंपनीज एक्ट. ओके, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के सेशन में मिलने वाले हैं. ठीक है, सुनो, ये स्कैंडल में हुआ क्या था. पूरा वीडियो में नहीं बता रही हूं, जितना आपके लिए जरूरी उतना मैं बता रही हूं. सिर्फ साउंड चेक कर लेना. नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे. थोड़ी सी आवाज 1987 में रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी. और बढ़ा सकता है. सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले. अच्छा सुनो. नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे. 1987 में रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी. सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था. 1991-92 में सत्यम कंप्यूटर बीएसई पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई. सत्यम कंप्यूटर इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे. सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थे, पर रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा. हैदराबाद में भी रियल एस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया. मेटस इंफ्रा, जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा. तो सत्यम वाज एन आईटी बेस्ड कंपनी, सॉफ्टवेयर में थी वो. इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो लिस्टेड थी, बट इट वाज आल्सो लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी वो लिस्टेड थी. और फिर क्या हुआ, रियल एस्टेट के भाव बढ़ने लग गए. उनकी दूसरी कंपनीज थी, वो कंपनीज के नाम पे वो क्या करने लग गए, प्रॉपर्टीज जो है वो खरीदने लग गए. अब देखो क्या हुआ. हेराफेरी करने लगा. प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा. प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए उनको और पैसों की जरूरत होने लग गई. तो अब जितना पैसा था वो पैसा तो उन्होंने डाल दिया था, अब और पैसों की जरूरत थी, तो कहां से लाएंगे. सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये जो कंपनी थी, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो हेरा फेरी करने लग गए और यहां के पैसों से वो प्रॉपर्टीज खरीदने लग गए. देखो कैसी हेरा फेरी कर रहे थे, अब आपको बताएंगे. करने लगा.
फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था, और ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। आप सोचो 60 करोड़ का रियल में प्रॉफिट, वो बोगस सेल्स बताते जा रहा है, बताते जा रहा है, बताते जा रहा है, और ऐसा बता रहा है जैसे कि कंपनी का सेल्स जो है वो 600 करोड़ है। बोगस सेल्स मतलब समझता है? हाँ, फेक, ऐसा सेल जो कभी हुआ ही नहीं है। अब देखो, आप लोग अकाउंट्स थोड़ा बहुत जानते हो, अगर मेरा सेल्स ज्यादा है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है मतलब उतना कैश जनरेट हुआ है। देखो, जितना प्रॉफिट साल भर एंटिटी कमाता है मतलब उतना कैश एंटिटी ने जनरेट किया है। आप बताओ, क्या रियलिटी में ये सेल्स कभी हुआ था? क्या कभी ये प्रॉफिट एंटिटी ने कमाया था? क्या कभी ये कैश एंटिटी के पास आया होगा? बट अब आपको बैलेंस शीट को तो बैलेंस आउट करना पड़ता है। अगर मैंने बताया है कि उतना कैश जनरेट हुआ है क्योंकि यहां पे मैंने बताया कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है, तो मैं क्या करूंगी? ये बनाने लग गया फेक एफडीज। एफडी फिक्स डिपॉजिट, फेक एफडी। और फेक एफडी होगा कोई बैंक मैनेजर के साथ अच्छे रिश्ते, दिया होगा कुछ BMW वगैरह गिफ्ट में। अब ऐसे केस में फेक एफडीआर्स इनको मिलने लग गए, और जितना फेक प्रॉफिट बताया उतना इक्विवेलेंट फेक एफडीज भी अपने बैलेंस शीट में क्रिएट करना शुरू कर दिया। लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग अब फाइनेंशियल एज एन इन्वेस्टर आप खुद बताओ, अपन कितने इमोशनल है? देख रहे हैं कि कोई कंपनी ऐसा लगातार तेजी से भाग रही है, हम शेयर्स खरीदते जाएंगे, खरीदते, इमोशनल बाइंग करेगा, खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, और इतना रिटर्न, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना प्रॉफिट, लई बारी खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए। ऐसे करके मार्केट में और डिमांड बढ़ती गई, और कुछ रियल कुछ आर्टिफिशियल। मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से शेयर प्राइसेस भी बढ़ते गए। शेयर प्राइस बढ़ने लगे। उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई भी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे, और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन आवाज लेने बढ़े लगे, ना। और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में। खोली थी। राजू अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनके नाम पर जमीन खरीदता था। प्राइसेस मार्केट में बढ़ रहे हैं, और प्रमोटर ग्रुप अपनी कंपनी के शेयर्स बेच रहा है। दिस इज नेवर अ गुड थिंग। आप सोचो, अगर एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें एसपी 50% शेयर्स का मालिक है, एपी 50% शेयर्स की मालिक है। आज जब स्वप्निल सर और अंकिता मैम का 50-50% स्टेक है, मे बी हमारी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में हो रही है और हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्या आप लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? हाँ, बट आप सोचो, अगर हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है और हम क्या कर रहे हैं, एसपीसी में से एसपी और एपी अपने शेयर्स बेचते जा रहा है, विल यू फील कॉन्फिडेंट इन द कंपनी? व्हाई नो? अरे गाड़ी जो चला रहा है वही एग्जिट रूट देख रहा है, तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। अरे आप देखो, मजाक नहीं, सच में। आप जानते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आज भी मुकेश भाई जो है ऑलमोस्ट 50% स्टेक होल्ड करते हैं। इसलिए रिलायंस पे हमको भरोसा आता है, क्योंकि अगर कंपनी डूबेगी पहले मुकेश भाई डूबेंगे और फिर हम डूबेंगे। अरे आप सोचो, एसपीसी में अगर एसपी और एपी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो जनता को यह मैसेज जाएगा, जो कंपनी हमने क्रिएट की थी उस पर हमको ही कॉन्फिडेंस नहीं है, जनता क्या कॉन्फिडेंस बताएगा? नहीं, बात समझ में आ रही है? मैं आपको रुको बताती हूँ, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगी। रिलायंस में मुकेश जी का स्टेक, शेयर प्राइस बता रहा है, होल्डिंग लिखती हूं मैं, होल्डिंग ऑफ मुकेश अंबानी इन रिलायंस। ये देखो, ऑलमोस्ट 47.29% स्टेक इज विथ मुकेश अंबानी। आपको समझ में आ रही है ये बात? मतलब 100% होल्डिंग में से ऑलमोस्ट टेंटेटिवली 50% स्टेक इज हेल्ड बाय मुकेश अंबानी, और बाकी का 50% इज हेल्ड बाय ऑल दीज लाखों करोड़ों मेंबर्स। नहीं आई बात समझ में? ये अपने आप में बताता है कि उनको विश्वास है कि जो अंपायर उन्होंने क्रिएट तो नहीं किया, बट जिसको आगे लेके गए वो
उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा रामलिंगा राजू ने जो कंपनी बनाई थी उसमें जहां पहले उनका स्टेक 24% था, धीरे धीरे करके थोड़े 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 शेयर्स बेच रहे और ला लिए ओनली अप टू 2%। जो कंपनी उन्होंने खुद ने क्रिएट की थी उसमें ही वो डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब उनको कुछ विश्वास नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ना अंदर क्या कांड चालू है। आप समझ रहे हो, कंपनी एक्चुअली खोखली है। कहते हैं ना जैसा दिसतं तसं नसतं। दिख रहा है शेयर प्राइसेस बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, बट रियलिटी में ये सब फेक है, मुंह माया है, ये कुछ भी रियलिटी नहीं है। उनके फार्म में काम कर, ये देखो एक्चुअल 24% जहां उनकी इनिशियल होल्डिंग थी, धीरे धीरे करके अपने शेयर्स वो बेचते गए। 2008 में तो सिर्फ 2% होल्डिंग थी। देख रहे हो से वो कम। मैं आपको ये देखो, ये पूरा कांड जब मार्केट में बाहर आया, सत्यम के इस डिसीजन के बाद ये पूरा कांड जब बाहर आया, क्योंकि देखो इवेंचुअली जब आपने बबल बनाया है वो बबल फूटने वाला है। कितना आप खींचोगे कोई भी चीज को, आप सेल्स बढ़ाते गए, प्रॉफिट बढ़ाते गए, एफडीज फेक बताते गए, कहीं ना कहीं तो वो फूटने वाला है। तो ये भांडा जब इनका फूटा, जैसी मार्केट में ये न्यूज आई, और पता है किसी और ने ये भांडा नहीं फोड़ा, खुद रामलिंगा राजू कन्फेस्ड इट टू सेबी बाय राइटिंग अ लेटर टू सेबी कि इतने सालों से मैं ये सारा कांड कंपनी में कर रहा था एंड आई वॉज राइडिंग ऑन अ लायन जिसका खुद का कंट्रोल मेरे को पता नहीं था कैसे करना है। और जैसे ये न्यूज सेबी के पास आई और मार्केट में गई, लुक एट द शेयर प्राइस, जोरदार गिरावट हुई। यूएस के एक इन्वेस्टर ने सत्यम के खिलाफ लॉसूट भी फाइल, केस वेस फाइल किया, केस वेस चलते गए। अब ये प्रॉफिट से देखो, कहीं आप स्क्रीन देखो, एक्चुअल प्रॉफिट 2112 करोड़ और बताया गया 2700 करोड़। दैट्स द रेवेन्यू मतलब सेल्स। एक्चुअल प्रॉफिट ओनली 61 करोड़ और बताया क्या 649 करोड़। दिस इज ओनली वन क्वार्टर 2 इंटू 4 करो आप, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में। अरे हाँ है ना। कैश बैलेंस रियलिटी में सिर्फ 321 करोड़, बताया कितना कैश एंड बैंक बैलेंस, चेक इट आउट। 5 मतलब झूठ बोलने की भी हद है, झूठ तो भी इतना बोलो कि सच लगे। 5361 करोड़ इज द बैंक बैलेंस। उस पे इंटरेस्ट, क्या ही इंटरेस्ट मिलेगा तुमको, तुम पैसा अपनी कंपनी में डाल रहे हो, यहां पे इंटरेस्ट भी बताया है फेक है, और डेटर्स कम बताया है। यहां पे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है क्या आपको, डेटर्स एक्चुअल में 2161 है और बताया 2651। डेटर्स मतलब जिनसे पैसा आना है। मतलब आई थिंक इसमें सच के अलावा सब कुछ है। कंपनी का नाम है सत्यम। सत्यम इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है सत्य। इस कंपनी में सब कुछ है सत्य के अलावा, सच में। सो ये जब कांड आया, लाइक लिटरली जो प्राइसेस गिरे was a massive setback not only to the Indian stock exchange but to the global stock exchange, क्योंकि सत्यम के शेयर्स 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी लिस्टेड थे। और यही कांड के बाद फिर अब सरकार को लगा नाउ इट इज हाई टाइम एंड वी शुड बी क्रिएटिंग अ लॉ विच इज रिलेटिंग टू कंपनीज इन अ न्यू फॉर्मेट। और ऐसे करके कंपनीज एक्ट 2013 का जन्म हुआ। देखो एक्ट कैसे बनती है वो आपने देखा है, बट मेरे को रियलिटी में आपको एक्ट बतानी है कि कैसे एक्चुअली एक एक्ट होती है। कंपनीज एक्ट, ये देखो, दिस इज द बेयर कंपनीज एक्ट। बेयर मतलब जैसी एक्ट एक्चुअली बनी है ना, वैसी की वैसी ये आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रही होगी। इट्स द एक्चुअल एक्ट, द बेयर एक्ट, एकदम रॉ।
इसको कुछ चेंज नहीं किया, कुछ अमेंड नहीं किया, कुछ हाईलाइट नहीं किया, जैसी थी वैसी आपके सामने पेश कर रही हूं, इसलिए उसको कहते हैं द बेयर एक्ट। ओके, तो ऐसे कुछ बेयर एक्ट दिखती है। अब देखो कोई भी एक्ट अगर आप बना रहे हो, ऑब्वियसली बात है एक सिस्टमैटिकली आपको बनाना जरूरी है। ऐसी जब मन करे जो मन करे जो लिखना है थोड़ी ना लिख सकते हो, एक फॉर्मेट एक सिस्टम होना जरूरी है। और इसलिए हम क्या करते हैं, उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। देखो ऐसे हमने इसको चैप्टर में डिवाइड किया, जैसे ये चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, दिख रहा है आपको, चैप्टर 4 है, और फिर ये चैप्टर्स के अलग अलग पॉइंटर्स है, आपको दिख रहा है ये अलग अलग पॉइंटर्स है। जैसे चैप्टर 1 के 2 पॉइंट्स है, 1 and 2 दिख रहा है। फिर चैप्टर नंबर 2 है जो शुरू हो रहा है पॉइंट नंबर 3 से एंड जा रहा है पॉइंट नंबर 22 तक। इसको कहते हैं सेक्शंस। क्या कहते हैं? अब कानून बना रहे हैं, कानून की नई दुनिया बना रहे हैं, तो कुछ तो फैंसी वर्ड्स होना जरूरी है ना। जैसे अपन बोलते हैं पॉइंट, सब पॉइंट, सबका सब पॉइंट, वैसा हम कानून की दुनिया में बोलते हैं सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। क्या क्या बोलते बोले तो? सब सेक्शन, क्लॉज। पहले तो एक्ट को चैप्टर में डिवाइड करते हैं, और चैप्टर में क्या होते हैं? सेक्शन। सेक्शन का अगर कोई बच्चा है तो सब सेक्शन का बच्चा है तो, और क्लॉज का बच्चा है तो, जैसे दादा है, पापा है, आप हो और आपका बच्चा है, मतलब जैसे दादाजी, पापा, पोता, पर पोता, कैसी सीढ़ी है वो, वैसे यहां पे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। और जैसे मैंने आपको बताया इस एक्ट में अप्रोक्सीमेटली 470 सेक्शंस है। ये देखो हर एक सेक्शन का नाम है, जैसे दादाजी का नाम है, पापा का नाम है, आपका नाम है, आपके बच्चे का नाम है, वैसे यहां पे हर सेक्शन का अपना नाम है। ऑलमोस्ट देयर आर, अब देखो 470 सेक्शंस। बट डरो मत, आप ये 470 आप करने वाले हो फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में, सभी में मिला के। इंटर में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस 160 सेक्शंस हैं। 160 बस ही है बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 470 सेक्शन का है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहां पे तो इंस्टीट्यूट ने बस हल्का सा डोज आपको देने की कोशिश की है। देखो मेरे को आपको छोटा सा सिर्फ बताना है कैसे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज होता है। कोई भी सेक्शन रैंडमली देख लो, कहीं पे भी आ गई हूं मैं, या तो उस सेक्शन पे चलते जो आपको सिलेबस में है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ये सेक्शन 55 है, देखो ये पॉइंट नंबर 55 इज व्हाट, किस बारे में? सेक्शन 55, उसका ये हेडिंग है, उसका नाम है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आपको दिख रहा है ये 55 के कुछ बच्चे, ये पॉइंट 1 दिख रहा है, पॉइंट 1, फिर ये पॉइंट 2, फिर आगे आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट नंबर 3। तो जब मैं इसको रीड करती हूं ना, मैं कहूंगी आई एम रीडिंग सेक्शन 55 सबसेक्शन 3। समझा क्या आपको? अब देखो आप अच्छे से देखो, ये सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 है, बट इसके बच्चे हैं। हाँ ये क्लॉज है, ये क्लॉज ए है, ये क्लॉज बी है, ये क्लॉज सी है, डी के बच्चे हैं, तो ये सब क्लॉज। समझा क्या आपको? तो ऐसे करके हायरार्की वाइज इट इज सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज। अगर मैं ये रीड कर रही हूं ना, ये मैं परपते को रीड कर रही हूं, मैं कहूंगी सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी सब क्लॉज 1। आई बात समझ में? चलो देखते हैं समझा या नहीं। किसी को भी मैं आपको सवाल पूछती हूं, देखना है मुझे। चलो मैं ये रीड कर रही हूं, ये ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, बताओगे बेटा मैं क्या रीड कर रही हूं? सेक्शन 42 सबसेक्शन 1। बस इसका कोई बच्चा नहीं है, बच्चे का बच्चा नहीं है, बच्चा ही नहीं है तो आगे तो क्या है? सो दिस व्हाट आई एम रीडिंग इज सेक्शन 42 सबसेक्शन 1। लड़कियों में से किसी को पूछती हूं, यहां पे कुछ है ही नहीं, इसके बच्चे ही नहीं है। तो बता मुझे, जब मैं ये रीड कर रही हूं, ये क्या रीड कर रही हूं मैं? सेक्शन 34, दैट्स इट।
there is no subsection, there is no clause, there is no subclause. Virtual kids, did you understand this? Did you all understand this? हाँ, तो बस ये लिख दो, फिर आपकी छुट्टी हो जाती है लॉ के लिए. आप बस इतना ही लिखो. एक्ट क्या होता है? एक्ट इज नथिंग बट इट इज सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सबक्लॉज. Act is equal to section plus subsection plus clause plus subclause. लिख लिया? 5 ही वर्ड्स लिखने, और कुछ नहीं करना है आपको. चलो एक बार बुक्स बंद करके मेरे को एंड में बता दो जो कुछ भी हमने सीखा है. मैं आपको सवाल पूछती हूँ, आप हाँ या ना जवाब देना, या जो सवाल पूछा है उसे सबसे जवाब देना, एंड देन यू ऑल कैन टेक योर शॉर्ट ब्रेक. बताओ मुझे, एक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या बनता है? ड्राफ्ट कौन बनाता है? हेड ऑफ द मिनिस्ट्री. ये ड्राफ्ट किसके सामने देते हैं? कौन सा? लोकसभा एंड दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होने के बाद कहां जाएगा? और प्रेसिडेंट ने एक बार कंसेंट दिया, क्या बन जाएगा? बट एक्ट कहां आप पब्लिश करते हो? ऑफिशियल गैजेट. और ऑफिशियल गैजेट में होने के बाद पब्लिश, जनता को इस एक्ट के बारे में पता चलता है. एक्ट है क्या? 4 हिस्से हैं एक्ट के. बताओ कौन से? सेक्शन, वापस से, क्या बात है, वेरी गुड. एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए. सो दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, कल आपकी लॉ की क्लास नहीं रहेगी. कल आई हैव टू गो एट जियाना स्कूल. उसकी कुछ पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, 10 बजे ही है, तो मैं कल की क्लास नहीं लूँगी. तो हम उसके नेक्स्ट वर्किंग डे पे मिलेंगे. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय. कल की अगर लॉ की क्लास नहीं है, शेड्यूल हम इस तरह से करवा लेंगे कि ये स्लॉट में कोई और फैकल्टी ले लेगा. सो यू नीड नॉट वेट. ओके, बाय बाय.